नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब संबंधी विषयों का अध्ययन करने के क्रम में अभी हम स्त्री विषयक अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में अभी विवाह प्रतिबंधक योग या वैवाहिक सुख के कौन कौन से योग ज्योतिष में प्रतिपादित हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पापग्रह भी यदि सप्तम स्थान में स्वगृही हो तो शुभ फल ही प्रदान करता है। शुभ ग्रह यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव के स्वामी न हो और सप्तमस्थ हो तो सुखवर्धक होता है, अर्थात स्त्री सुख प्रदान करने वाला होता है। कुंडली में यदि पापग्रह भी स्वगृही होकर के सप्तम भाव में बैठे हों या बैठा हो कोई पापग्रह तो अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। और यदि शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो जो छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव का स्वामी नहीं हो, अर्थात दो स्थान का स्वामी न हो करके अन्य स्थान का स्वामी हो और शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक के लिए सुखवर्धक होता है, अर्थात जातक को स्त्री सुख प्रदान करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युत या विक्षित हों तो भार्या का नाश होता है। इनमें से भी क्रूर दृष्टि अथवा युति खास तौर पर अशुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि पत्नी की कुंडली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभ ग्रहों से युत अथवा विक्षित हों तो पति के लिए अरिष्टकर होता है, अर्थात दोषकारक होता है। किंतु यदि दोनों भाव पति की कुंडली में द्वितीय तथा सप्तम और स्त्री की कुंडली में सप्तम तथा अष्टम शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो पति पत्नी भाग्यवान होते हैं। क्या कहा जा रहा है सूत्र में? जातक की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हों, अशुभ ग्रह इनमें बैठे हों या अशुभ ग्रह इनको देखते हों, द्वितीय और सप्तम को, तो जातक की भार्या का नाश होता है। अशुभ ग्रहों में यदि क्रूर ग्रह की दृष्टि या युति हो रही हो द्वितीय या सप्तम भाव में तो ज्यादा गंभीर परिणाम मिलते हैं, खासतौर पर ज्यादा अशुभ फल देने वाले होते हैं। अशुभ ग्रह कुछ ग्रह होते हैं जो स्वाभाविक रूप से सौम्य होते हैं, सौम्य प्रकृति के, परंतु परिस्थितिवश उनमें अशुभता आती है, जैसे चंद्रमा हो गए, बुध हो गए। और कुछ स्वाभाविक रूप से ही क्रूरता लिए होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हो गए, मंगल, शनि इत्यादि। तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भार्या नाश का योग बनता है, परंतु यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति बन रही हो द्वितीय और सप्तम पर तो ज्यादा अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। उसी प्रकार यदि पत्नी की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव या दोनों में से किसी एक भाव पर या दोनों भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या अशुभ ग्रह सप्तम या अष्टम भाव में या दोनों भाव में बैठे हों तो जातिका अर्थात उस स्त्री के पति के लिए अरिष्टकर होता है, दोषकारक होता है। अब कहा जा रहा है कि किंतु यदि दोनों भाव मतलब स्त्री के लिए द्वितीय और सप्तम और यदि पुरुष की कुंडली है तो सप्तम और अष्टम, यदि इन दोनों भावों पर शुभ ग्रहों की युति हो रही हो, शुभ ग्रह उनमें बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो पति पत्नी भाग्यवान होते हैं। अगला सूत्र है, यदि स्त्री की जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हों तो वह पुनर्विवाह करती है तथा पुरुष की कुंडली में यह योग हो तो स्त्रीहीन तथा पुत्रहीन होता है जातक। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में बैठे हों तो वैसी स्त्री पुनर्विवाह करती है। और यदि यही योग पुरुष की कुंडली में बन रहा हो, अर्थात पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो जातक स्त्रीहीन तथा पुत्रहीन होता है।
यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होकर द्वितीय, सप्तम तथा अष्टम स्थान में स्थित हो तो यह योग वैधव्य योग या विधुर योग का निर्माण करता है। अशुभ ग्रह द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, तीनों भावों में अशुभ ग्रह अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में होकर के बैठे हैं तो यह योग जो है वैधव्य योग का निर्माण करता है या विधुर योग का निर्माण करता है। अर्थात स्त्री की कुंडली में यदि इस तरह का योग बनता है तो उसका वैधव्य योग बनता है, और यदि पुरुष की कुंडली में यह योग हो तो विधुर योग का निर्माण होता है। अर्थात यह पतिहंता या पत्नीहंता योग के रूप में जाना जाता है। जैसे आगे हम जब संहिता ज्योतिष पढ़ने लगेंगे तो उसमें हम कुंडली में मांगलिक दोष की चर्चा करेंगे, जिस मांगलिक दोष को भी वैधव्य योग या विधुर योग की संज्ञा दी जाती है, वह भी पत्नीहंता या पतिहंता योग कहलाता है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे विस्तृत रूप से। यदि लग्न से सप्तम स्थान में समराशि हो तथा सप्तमेश और शुक्र भी समराशि में हो तथा पंचमेश एवं सप्तमेश बली हो और अस्त न हो तो जातक को स्त्री और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। लग्न से सप्तम स्थान में समराशि हो, समराशि मतलब वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन राशि, इसको हम समराशि कहते हैं। बाकी 6 राशियों को विषम राशि की संज्ञा दी गई है। तो यदि सप्तम भाव में समराशि हो और सप्तमेश और शुक्र भी समराशि में स्थित हो, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र भी कुंडली में समराशि में स्थित हो तथा पंचमेश और सप्तमेश बली हो, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी ये दोनों बली हो कुंडली में और अस्त नहीं हो तो जातक को स्त्री और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी एक साथ होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों तथा बृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक सुखी, कलत्रवान और पुत्रवान होता है। द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी तीनों एक साथ होकर के या तो केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों और बृहस्पति उन पर अपना दृष्टिपात कर रहा हो तो ऐसा जातक सुखी होता है और स्त्रीवान, कलत्रवान और पुत्रवान होता है। अगला सूत्र है, सप्तमेश जहां बैठा हो उसे द्वितीय, सप्तम और एकादश स्थान में सौम्य ग्रह हो तो जातक स्त्री पुत्र से सुखी होता है। सप्तमेश कुंडली में जहां कहीं भी बैठा हो उससे द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में, सप्तमेश से द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव में यदि सौम्य ग्रह की स्थिति हो, सौम्य ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक स्त्री पुत्र से सुखी होता है। अगले वीडियो से हम स्त्री की संख्या का विचार कुंडली के द्वारा कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।